गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है भाई कि कल के लेक्चर में हमने अपनी आरबीसी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अपनी जो बात चल रही है ना वो ब्लड की क्लासिफिकेशन पर चल रही है, रुधिर के वर्गीकरण पर चल रही है ना। और जो रुधिर का वर्गीकरण होता है ना उसमें हमने क्या देखा कि एक रुधिर के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे आप बोलते हैं प्लाज्मा, एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे आप बोलते हैं क्या, ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिका। ठीक है, तो हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया और रक्त कणिका। अच्छा, जो रक्त कणिका है ना वो तीन प्रकार की थी, एक तो आरबीसी थी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है कल के लेक्चर में। ठीक है, कि आपको प्रत्येक पॉइंट पढ़ना है, उसमें ना हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्या उसका जीवन काल है, कहाँ बनती है ना, ये सारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे उसके बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसका हमने कल अध्ययन कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो उसी क्रम में हम आज बात करते हैं अपनी सेकंड कोष का, जिसका नाम है श्वेत रक्त कणिका। क्या नाम है भाई? श्वेत रक्त कणिका। इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं भाई? डब्ल्यूबीसी। तो पहले आपको इसके नोट्स लिखने पड़ेंगे, फिर इसके बारे में मैं क्या है पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट को आपके पास शब्द आ जाएंगे तो प्रत्येक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले आप लिखना प्रारंभ कीजिए। इसको हेडिंग लगाइए, श्वेत रक्त कणिका, जिसको आप बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। लिखिए, डब्ल्यूबीसी में लिखो, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, अतः श्वेत रंग की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, अतः ये श्वेत रंग की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संख्या 6000 से 8000 पर mmQ होती है। इसकी संख्या 6000 से 8000 पर mmQ होती है। नेक्स्ट, इसका जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है। 7 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीवीय गति इनका विशेष लक्षण है। अमीवीय गति इनका विशेष लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। ये प्रतिरक्षी कोशिका हैं। ये प्रतिरक्षी कोशिका हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में मज्जा कोरक
से होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसमें केंद्रक भी होता है, तो इसे वास्तविक रक्त कणिका कहते हैं। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, इसमें केंद्रक होता है, अतः इसे वास्तविक रक्त कणिका भी कहते हैं, ठीक है। जीवन काल हो गया, लिखा दिया ना जीवन काल, संख्या मैंने लिखा दी अमीबी, है ना। इतने ही पॉइंट आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखने हैं। अब नहीं, अभी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट नहीं हुई है, पहले इन पॉइंटों को लिखो, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक बार इनको लिख लो, पहले इनके बारे में बात कर लेंगे, फिर इसके टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ना इंपॉर्टेंट रूप से, और फिर एक साथ इसको रिवाइज करा दूंगा, है ना। लिख लिए होंगे सभी ने ना। अब सुनो, देखिए भाई, जो अपनी बात चल रही है ना वो है डब्ल्यूबीसी ना। तो डब्ल्यूबीसी को हम सबसे पहली बात तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं। जिस प्रकार आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता था, उसी प्रकार हम डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं ना, श्वेत रक्त कणिका इसको बोल सकते हैं। अब इसका जो दूसरा नाम है ना, जिस प्रकार आरबीसी का नाम था एरिथ्रोसाइट था ना, एरिथ्रोसाइट, सेम उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, बोलिए, ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा कि डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब इसको श्वेत रक्त कणिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कणिका में हीमोग्लोबिन का क्या होता है, अभाव होता है। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, अभाव होता है। इस वजह से इसका कोई रंग नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रंग बोलते हैं। क्या मतलब, श्वेत कणिका बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही वो पदार्थ है जो किसी ना किसी को रंग मतलब लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसमें हीमोग्लोबिन का अभाव है, अतः इसको हम क्या कह सकते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ना, वो हमारी बॉडी में बहुत ही कम होती है, मात्र 6000 से 8000 पर mm³। अब पर mm³ का तो मतलब आप समझ गए होंगे, 0.001 ml ब्लड में, 0.001 ml रक्त में 6 से 8000 डब्ल्यूबीसी की क्या है, संख्या है। तो कहने का मतलब है बहुत कम संख्या है ना डब्ल्यूबीसी की। तो ये डाटा ना आपको याद करना है कि भाई आरबीसी की तो 45 से 55 लाख पर mm³ होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 पर mm³ होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, वो सबसे कम होता है। तीनों कोशिकाओं में सबसे कम जो जीवन काल है ना, वो डब्ल्यूबीसी का है। हालांकि डब्ल्यूबीसी की कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो 100 दिनों तक भी जीवित रह जाते हैं, लेकिन एवरेज हम जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मानते हैं ना, वो 4 से 7 दिन का मानते हैं। अब यहाँ भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना। कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 3 से 5 दिन का है, 3 से 6 दिन का है, 3 से 7 दिन का है, ऐसे। तो उस डेटा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ये डेटा याद कर लीजिए, 4 से 7 दिन का। समझ में आ गई बात। तो सबसे कम दिन का होता है जीवन काल। तो इनके डेटा में ना प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी को डेटा है ना, ये आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन आरबीसी का केवल एक ही मिलेगा, 120 दिन। चलिए, तो इसका जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है ना। नेक्स्ट, अमीबी, यह गति इनका क्या है, विशेष लक्षण है। अब ये सुनिए क्या है, जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी,
उस WBC की कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अमीबा की तरह चलकर, अमीबा की तरह चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करती हैं। अब वो क्या कार्य करती हैं आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी ये WBC की कोशिकाएं गति करती हैं तो किस प्रकार गति करती हैं बोलो, अमीबा की तरह। कैसे? अमीबा की तरह। जो अमीबा होता है ना उसमें कूटपाद की सहायता से गति होती है। अब आप कूटपाद नहीं जानते होंगे, ठीक है, आपका काम ही क्या पड़ा है कूटपाद से, बनाऊं क्या यार? चलो सुनिए, जैसे ये अमीबा होता है, ऐसे इस प्रकार का ये अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा, अमीबा एक जलीय प्राणी है भाई, है ना, जलीय प्राणी है ना। सुनिए, एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा। तो इसमें क्या है, ये कूटपाद होते हैं ये, है ना। तो ये ऐसे इनको आगे निकाल लेता है, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फिर इनको सिकोड़ लेगा, फिर नए कूटपाद बनाएगा, फिर सिकोड़ लेगा, ऐसे। तो अमीबा की तरह चलती हैं कौन, हमारी WBC की कोशिकाएं। तो हम कह सकते हैं अमीबा की तरह गति करना हमारी WBC कोशिकाओं का क्या है, एक विशेष लक्षण है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नीट के लिए कर लेना, नीट लगा लेना, ये नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कैसे पूछा जाएगा वो सुनिए, कि RBC व WBC का जो अनुपात है हमारे शरीर में या रक्त में RBC और WBC कोशिकाओं का जो अनुपात होता है ना, वो 600:1 होता है। अर्थात RBC WBC से 600 गुना अधिक है हमारे शरीर में। कितने गुना? 600 गुना। इसका मतलब तो यही होता है ना, अरे जो RBC है ना वो WBC से हमारी बॉडी में कितने गुनी अधिक हैं? 600 गुनी अधिक हैं। तो इनका अनुपात कितना आता है RBC और WBC का? 600:1 आता है। अब लेकिन आपको वो क्वेश्चन में घुमा दे, यह ध्यान रखना, यदि वो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि WBC व RBC का अनुपात, देखो एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं मैं, आपके कहीं भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नाम की चीज़ें नहीं रहने देता, ठीक है। RBC व WBC का अनुपात तो उसने पूछ लिया, तब तो आप बोलेंगे साहब पहले तो आ रही है कौन, RBC, और बाद में आ रही है WBC। तो RBC 600 गुनी है, कौन थे? WBC थे, तो अनुपात आएगा 600:1। लेकिन यदि वो क्वेश्चन को घुमा दे और आपसे पूछे कि WBC व RBC का अनुपात क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपका आंसर आप ही बताएंगे मुझे, ठीक है। बता देंगे क्या कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए बताना, मुझे बताना आप, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि WBC व RBC का अनुपात आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और भाई कमेंट बॉक्स में यार कर दिया करो, आप पे क्या जोर आता है ना। एक दो बच्चे ही कर पाते हैं, सभी किया करें। अपने आंसर देने में क्या बुराई है, आप ऐसे भी तो मैसेज हमेशा टाइप करते रहते हैं, तो 2-4 शब्द और सही एक्स्ट्रा, ठीक है। आंसर अपने बताया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले भाई कौन सा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ना। हाँ चलिए, तो RBC व WBC का अनुपात 600:1 है। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि WBC व RBC का अनुपात क्या होगा, तो आप इसका आंसर मुझे ना कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। समझ रहे? चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये एक प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिका है। कैसी कोशिका है बोलिए? प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी क्यों है? क्योंकि ये WBC ऐसी कोशिका है या ऐसी रक्त कणिका है जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बनाती है। अरे हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, उस प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण ही WBC कणिका करती है। कौन करती है? WBC। हमारी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, प्रतिरक्षा तंत्र जानते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र जो आपको रोगों से बचाता है ना। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनको नष्ट करके हमें रोगों से बचाता है ना, या उन रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उनको मारता है, हम उसे प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो उस पूरे प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में अहम भूमिका WBC की होती है। कौन की होती है? WBC की।
आगे भी पढ़ेंगे कि कौन सी कोशिका सहायता करती है। WBC की सभी कोशिकाएं प्रतिरक्षा में मदद नहीं करती, ठीक है, कुछ कोशिकाएं करती हैं लेकिन उनका अहम रोल होता है। तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल कि जो हमारी WBC है वो किस प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिका है। बोलिए, कह सकता हूं नहीं कह सकता, ठीक है, समझ में आ गया। इसको प्रतिरक्षी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। अब कैसे बनाती है मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन मज्जा कोरक नाम की कोशिका है ना, या मेगालोब्लास्ट उसको बोलते हैं, वहाँ से इसका निर्माण होता है WBC का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमारी जो रक्त कणिका है ना तीन, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो RBC और प्लेटलेट्स दोनों में ही केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है और RBC में भी केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और हमारी जो कोशिका है ना, कोशिका, हम कोशिका तो उसको बोलते हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक हो, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ होता है, ठीक है। सुनिए, अब जैसे शब्द आ ही गया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, सुनिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक एक शब्द है, आपके बहुत काम आएगा आगे तक। एक शब्द होता है प्रोकैरियोटिक और एक शब्द होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं और यूकैरियोटिक कौन होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव तो वो होते हैं जैसे उनकी एक कोशिका है, कोशिका, और आप सभी ने पढ़ा है कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र या DNA, है ना, इतना आप सभी जानते हैं। सुनिए, यदि ये कोई प्रोकैरियोटिक जीव की कोशिका है ना, तो उसमें क्या होता है, ये केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, और जो गुणसूत्र या DNA हैं वो ऐसे स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है प्रोकैरियोटिक। यदि मैं यूकैरियोटिक कोशिका आपके सामने ड्रॉ करूं तो अब आपको अंतर समझ में आएगा। यह एक यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें ना ऐसे स्पष्ट केंद्रक होता है और इस स्पष्ट केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र, बिल्कुल बंद। अब देखो दोनों सेल में अंतर है कि नहीं, दोनों कोशिकाओं में अंतर है ना, और अंतर किसका होता है, केवल केंद्रक आवरण का। ये केंद्रक आवरण दिख रहा है आपको, परत लेयर है ना, लेयर केंद्रक की, इसका अंतर होता है केवल। तो प्रोकैरियोटिक तो वो कोशिका हैं या वो जीव होते हैं जिनकी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वो जीव हैं या वो कोशिका होती हैं जिनमें क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक हो। बस यही डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आपके जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु वो आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं उन सब, वो सब प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जिनमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। और इसके बाद जितने भी जीव हैं ना, वो सब की सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो हम कैसे हैं, बोलो, हम कैसे हैं, बोलिए, हम भी यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि हमारी कोशिका में बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक होता है ना, समझ गए। तो ये कहता है कि इसमें केंद्रक होता है, अतः इसे हम वास्तविक रक्त कणिका कहते हैं, क्योंकि हमारी मेन कोशिका ये है ना जिसमें क्या हो, केंद्रक हो। समझ में आ गई बात। तो ये यूकैरियोटिक भी है, तो हम WBC को ही वास्तविक कोशिका कहते हैं, रक्त कोशिका। क्यों, क्योंकि इसी में क्या होता है, केवल केंद्रक होता है, ना तो RBC में होता है और न ही प्लेटलेट्स में होता है। क्लियर। तो बोलिए, ये सारे पॉइंट आप सभी बच्चों के क्लियर हैं, बोलो WBC के बारे में सभी पॉइंट क्लियर है ना, किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इसीलिए मैं आपको पहले नोट्स लिखा देता हूँ ताकि आपको प्रत्येक पॉइंट में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है भाई, समझ रहे ना। अब देखिए, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर है कि भाई इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसका वाइट रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसकी संख्या जो होती है वो 6000 से 8000 पर mm की होती है, जीवन काल की मैं बात करूं तो 4 से 7 दिन का होता है, अमीबा की तरह चलना इनका विशेष लक्षण होता है, RBC WBC का अनुपात 600:1 होता है, ये एक प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिका होती हैं और इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इनमें केंद्रक होता है, अतः इसे हम वास्तविक रक्त कणिका कहते हैं, ठीक है। तो WBC के बारे में
ओवरऑल जो पॉइंट है ना वो आप सभी बच्चों के क्लियर होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तो WBC के बारे में ओवरऑल पॉइंट है। अब हम WBC के प्रकार की बात करते हैं। मैंने आपको WBC का क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें कणिका रहित और कणिका युक्त थी, लेकिन अब मैं उनको ना कॉमन कर रहा हूँ, कणिका रक्त कणिका और वो नहीं कर रहा है ना, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। आप हेडिंग लगाइए प्रकार, हेडिंग लगाइए प्रकार, लिखिए WBC कणों के आधार पर, कण लिखना, WBC कणों के आधार पर दो प्रकार की होती है। चलो पूरा ही करा ही देता हूं मैं ना, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है कणिका युक्त और नंबर 2 है कणिका रहित। ऐसे लिख के नंबर 1 हेडिंग लगा लो, कणिका युक्त, जिसको आप बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका युक्त लगा लो। एक एक को पढ़ लेंगे। चलो मैं यहाँ पूरे को बनाऊंगा। कणिका युक्त हेडिंग लगा ली। चलिए कणिका युक्त हेडिंग लगा ली ना। अब लिखिए इसमें, ये भी निम्न प्रकार की होती हैं। जो कणिका युक्त हैं वो भी निम्न प्रकार की होती हैं, ये भी निम्न प्रकार की होती हैं। अब निम्न प्रकार की लिखें। अब आप हेडिंग लगाओ नंबर 1 और वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के आगे लिख लेना आप 60 से 65%। टोटल WBC होती है ना, टोटल उनमें 60 से 65% अकेली का हिस्सा होता है न्यूट्रोफिल का। लिखिए न्यूट्रोफिल में, है ना, लिखिए। अब ये आपको समझने पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। इसके कोशिका द्रव्य में उदासीन रंजी कण होते हैं। उदासीन रंजी कण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों का बना होता है। 2 से 5 पिंडों का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है। अतः यह बक्षकाणु कोशिका है। बक्षकाणु कोशिका है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप लिख लो फिर देख लो कितना मजा आएगा आपको इनमें। न्यूट्रोफिल बी है इओसिनोफिल, ये सेकंड है इओसिनोफिल। इसको आप एसिडोफिल भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका एसिडोफिल। परसेंटेज है इसकी 2.5% इओसिनोफिल, है ना। इओसिनोफिल में लिखो इसकी कोशिका द्रव्य में
इसके कोश का द्रव्य में अम्लीय अविरंजक इयोसिन से रंगे गुलाबी कण होते हैं, गुलाबी कण होते हैं। ठीक है, अब मैं तो यहीं से लिख रहा हूं, आपको एरो लगा के लिखना है नीचे। ठीक है, मैं तो यहां से एरो लगा के लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है। इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है, इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एंटीहिस्टामिनिक, अंडरलाइन करना एंटीहिस्टामिनिक को, इसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण होता है। सी, बेसोफिल 0.5 से 1%। लिखिए, इसके कोश का द्रव्य में क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से रंजित नीले कण होते हैं, नीले कण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका केंद्रक एस आकार का होता है, एस आकार का होता है, अंडरलाइन करना एस आकार को। नेक्स्ट पॉइंट, यह है हिस्टामिन कॉमा हिपेरिन व सीरोटोनिन का श्रावण करती है। लिख लीजिए इनको, और फिर इनके बारे में एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे भाई। 2 मिनट में लिख लीजिए फटाफट। हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन को अंडरलाइन कर लेना है ना, और जो द्विपिंड की केंद्रक है ना इयोसिनोफिल का, उसको भी अंडरलाइन कर लेना। लिख लिया सभी ने? चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, जो बच्चा पीछे रह जाता है। अब एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। एक एक कोशिका को हम देखेंगे क्या होती हैं और कैसे होती हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। सुनिए, WBC है ना, WBC, उसको हमने 2 भागों में बांटा था ना। एक भाग तो था कौन सा, मतलब ग्रेन्युलोसाइट, और एक था एग्रेन्युलोसाइट। देखिए, एक तो ऐसी WBC हैं जिनके कोशिका द्रव्य में कुछ
कण जैसी संरचनाएं होती हैं, कण जैसी पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ ऐसी WBC हैं जिनके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का कण नहीं होता, ठीक है। तो जिन WBC में कण होते हैं, कण, उनको तुम बोलते हैं कण का युक्त WBC या ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें कण नहीं होते उनको हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो पहले ये तो ये बताओ, ये अंतर समझ में आ गया। एक तो होती है कणयुक्त WBC और एक होती है कण रहित WBC। कणयुक्त तो वो हैं जिनके कोश का द्रव्य में किसी ना किसी प्रकार के कण पाए जाएंगे, और कण रहित वो हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल्स या कण नहीं होगा, ठीक है। तो सुनिए, अभी जो हमने बात की है ना, ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों प्रकार की ऐसी WBC हैं जिनके कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं भाई, कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बोलिए, कण पाए जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, उन कणों के आधार पर ही, जो कण है ना इनके कोशिका द्रव्य में, उसके आधार पर ही इनके क्या रखे गए हैं, नाम रखे गए हैं WBCों के, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। उनके कणों की प्रकृति के आधार पर नाम रखे गए इनके। अब आपको समझ में आएगा कैसे, देखिए बताओ। न्यूट्रोफिल मीन्स क्या होता है, आपने न्यूट्रल नाम सुना है, न्यूट्रल, न्यूट्रल सुना है, अरे उदासीन, याद कीजिए, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती, क्या बोलिए, उदासीन अभिक्रिया होती है, नहीं होती। तो हमारी पहली जो WBC है ना, उसका नाम न्यूट्रोफिल होता है। अब इन तीनों के नाम के पीछे रीजन है, कारण है कि क्यों इनका नाम न्यूट्रोफिल है, क्यों इनका नाम इओसिनोफिल है और क्यों इनका नाम बेसोफिल है। इन सब के पीछे ना रीजन होता है, कारण है। देखिए क्या कारण है, सुनिए, कि न्यूट्रोफिल जो WBC है, एक तो वो 100% WBC में से अकेली 60% भाग है उसका। आप टोटल 100% WBC यदि मानेंगे ना, तो अकेली न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज हिस्सा होता है, 60 से 65%। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी WBC उपस्थित होती है हमारे रक्त में, तो आपका आंसर रहेगा न्यूट्रोफिल, है ना। अकेली 60 से 65% हिस्से में 100 में से, और बाकी में सभी WBC हैं। चलिए, तो इसको न्यूट्रोफिल आप क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, उसमें ऐसे कण होते हैं जिनकी प्रकृति होती है उदासीन। कैसी होती है, उदासीन प्रकृति, यानी कि उसमें ऐसे कण पाए जाएंगे जो अम्लीय, क्षार, अम्लीय से भी रंगे हुए होंगे और किससे, क्षारीय से भी। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों, देखो रंजक बोलते हैं या अभिरंजक बोलते हैं, जो रंग प्रदान करें किसी को, ठीक है। तो दोनों से ये रंगे हुए होते हैं, अतः हम इस कोशिका को कह सकते हैं न्यूट्रोफिल कोशिका। न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, बोलिए, क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में जो कण होते हैं ना, वो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, अतः इनके जो कण हैं वो उदासीन रंजी कण हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका नाम न्यूट्रोफिल कौन है, न्यूट्रोफिल क्यों है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पिंड वाला क्वेश्चन है ना, पिंड वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, सुनिए। ये जो पिंड है ना, पिंड, इनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ आप समझते हो चलना, आपको ये डायग्राम भी बनाने, लेकिन पीछे बनाने। सुनिए, ये आपके पास मैंने एक WBC बना दी, ये WBC कोशिका है। तो इस WBC, इसका नाम मान लीजिए आप न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, वो 2 से 5 पिंडों का बना होता है। अब ये 2 से 5 पिंड देखो कैसे हैं, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने 4 पिंड बना दिए हैं केंद्रक के, 1 2 3 4। तो ये आपका केंद्रक है, किसका, न्यूट्रोफिल का। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, बोलिए, मैंने यहाँ पे N लिख दिया, आप मतलब समझ जाएंगे। यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं
आपको ना वो एग्जाम में डायग्राम दे देगा, इस प्रकार के, और आपसे पूछेगा इनका राइट लेवल कीजिए कि कौन WBC है, मिलान कीजिए, समझ गए। तो आपको मिलान भी करना है ना, इसका नामकरण भी करना है, तो आप इनके केंद्रक को देखकर इनको आइडेंटिफाई करेंगे। समझो आप मेरी बात को, इन कोशिकाओं के केंद्रक को देखकर आप आइडेंटिफाई करेंगे, केंद्रक को देखकर। अभी नहीं बनाना ये डायग्राम, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में बनाना है। केंद्रक को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे, समझ गए। अब जैसे देखो, इस WBC में आपको 2 से 4 पिंड दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी कोशिका है, न्यूट्रोफिल है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जो न्यूट्रोफिल कोशिका होती है उसके मैं कार्य की बात करूं, कार्य की, तो सुनिए, इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है। मतलब ये ऐसी कोशिका है न्यूट्रोफिल जो किसी भी कोशिका के अंदर जा सकती है, और यदि ये किसी कोशिका के अंदर चली गई ना, तो यदि उस कोशिका में कोई जीवाणु विषाणु प्रवेश कर गया है तो उस जीवाणु विषाणु को ये मारकर नष्ट कर देती है। कौन? न्यूट्रोफिल। समझ में आ गई बात। तो प्रतिरक्षा में मदद कर रही है ना न्यूट्रोफिल, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बक्षकाणु कोशिका, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप फैगोसाइट या बक्षकाणु कोशिका उसको बोलते हैं जो किसी भी जीवाणु या रोगाणु को मारकर खा जाए, समझ गए। तो जो आपकी न्यूट्रोफिल है वो एक प्रकार की कैसी कोशिका है, बक्षकाणु कोशिका है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है, तो ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है और रोगाणु को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है न्यूट्रोफिल के बारे में। क्या पॉइंट है बोलो, कि न्यूट्रोफिल एक तो 60 से 65% भाग में, और इसका जो कोशिका द्रव्य है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का। और इसका इंपॉर्टेंट जो केंद्रक है वो 2 से 5 पिंडों का बना होता है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसका जो कार्य होता है ना वो ये है कि ये कोशिका के अंदर जाकर किसी भी रोगाणु को नष्ट कर सकती है। तो अतः ये एक प्रकार की बक्षकाणु प्रकार की कोशिका है ना। चलिए, तो ये आपका न्यूट्रोफिल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इओसिनोफिल या एसिडोफिल की। अब लिसन टू मी, इसका नाम इओसिनोफिल या एसिडोफिल क्यों दिया गया है वो समझिए। देखिए, एक तो ये 2.5% में रहती है, कितने परसेंट में? 2.5% में रहती है। अब ये क्या कह रहा है कि जो इओसिनोफिल नाम की कोशिका होती है WBC, उसके कोशिका द्रव्य में, सुनिए भाई एक बात तो बताओ मुझे, इसका नाम एसिडोफिल नहीं है क्या? और एसिडो माने क्या होता है? एसिड माने क्या होता है? अम्ल, और फिल माने भरा हुआ। अब समझ में आ गई आपको बात कि इसका नाम एसिडोफिल क्यों दिया गया है? क्योंकि इस WBC के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का अभिरंजक होगा? अम्लीय प्रकृति का। कैसी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। अभिरंजक आप जानते हैं, स्टेन बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेन, STAIN। अभिरंजक वो पदार्थ होता है जो किसी भी चीज़ को रंग देता है, कोशिका या ऊतक को। यदि आप किसी कोशिका या ऊतक को एक रसायन में डाल देंगे ना, तो यदि उस पर कलर चढ़ जाए तो आप उसको स्टेन या अभिरंजक बोल सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात एक प्रकार का रंग है। ठीक है, तो इसको एसिडोफिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में कैसा अभिरंजक है? बोलिए, अम्लीय अभिरंजक है। कैसा है? अम्लीय प्रकृति का। और इसको इओसिनोफिल क्यों कहते हैं? कि जो अम्लीय अभिरंजक है ना, उस अभिरंजक का नाम है इओसिन। क्या नाम है? इओसिन। और जो इओसिन होता है ना, वो किसी भी कोशिका को गुलाबी रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? गुलाबी। तो इसको इओसिनोफिल भी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक अम्लीय अभिरंजक होता है जिसका नाम है इओसिन। और ये इओसिन अम्लीय अभिरंजक क्या करता है कि इसके कोशिका द्रव्य में जो कण होते हैं, कण, उनको गुलाबी रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? गुलाबी रंग। तो ये भी क्वेश्चन है। अब समझ में आ गई बात कि इसका नाम इओसिनोफिल और एसिडोफिल क्यों है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट क्लियर होना और फुल डीपली। इसको बोलते हैं कि भाई आखिर इनका नाम क्यों रखा गया है। अब तो समझ जाएंगे ना आप कि इसका नाम एसिडोफिल ही क्यों है, इओसिनोफिल क्यों है।
एसिडोफिल इसलिए है क्योंकि इसके कोश का द्रव्य में अम्लीय प्रकार का क्या होता है, अभिरंजक होता है। कैसे प्रकार का, अम्लीय प्रकार का। और इयोसिनोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अम्लीय अभिरंजक है ना उसका नाम इयोसिन है, तो वो इसको गुलाबी रंग प्रदान करता है इसके कोश का द्रव्य को। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी WBC का कोश का द्रव्य गुलाबी रंग का होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एसिडोफिल है, इयोसिनोफिल रहेगा। कैसे भी क्वेश्चन दे दे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो केंद्रक होता है ना वो द्विपिंडकीय होता है। चलिए साहब, ये मैंने बना दी दूसरी WBC, और इसका जो केंद्रक है ना वो केवल इस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल द्विपिंडकीय, केवल 2 पिंड होंगे इस केंद्रक में। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है इसको पहचानने की। आप इसको क्या बोलेंगे, बोलिए एसिडोफिल बोलेंगे। अब आप पहचानना सीख गए। यदि ऐसा डायग्राम आ जाए तो कौन सी कोशिका है, आप देखेंगे यार इस कोशिकाक में तो दो पिंड वाला केंद्रक है, और 2 पिंड की केंद्रक किस में होता है, इयोसिनोफिल में। तो हम ऐसे पहचानेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, नीट में आ चुका है। इसका केंद्रक क्या होता है, द्विपिंडकीय होता है। अब इसका जो कार्य है अभी मैं उसको बताऊंगा, पहले इसको समझाऊंगा, पहले तब बताऊंगा। चलिए, तो ये इयोसिनोफिल कंप्लीट है। इसको एसिडोफिल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें इसके कोश का द्रव्य में अम्लीय प्रकार का अभिरंजक होगा, और जिसका नाम है इयोसिन, जो इसको गुलाबी रंग प्रदान करता है। और इसका केंद्रक कैसा है, द्विपिंडकीय केंद्रक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेसोफिल की। अब तो आप ज्ञानी हो गए भाई। अरे इसका नाम बेसोफिल क्यों है, याद कीजिए, बेस माने क्या होता है, क्षार। बेस मीन्स क्या होता है, क्षार होता है। तो सुनिए, इसके कोश का द्रव्य में एक क्षारीय अभिरंजक होता है, और उस क्षारीय अभिरंजक का नाम है मिथाइलिन ब्लू। अब ब्लू है तो ये कैसा रंग प्रदान करेगा, नीला। समझ में आ गई बात। तो मिथाइलिन ब्लू से रंजित इसमें नीले कण होते हैं बेसोफिल के कोश का द्रव्य में। तो बेसोफिल के कोश का द्रव्य में तो होते हैं नीले कण, और इयोसिनोफिल के में होते हैं गुलाबी कण, और इसमें किसी भी प्रकार के रंग वाले कण नहीं होते, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। समझ में आ गई बात। अब समझ गए इन तीनों का नाम क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है, इनको कण युक्त WBC क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके कोश का द्रव्य में कण होते हैं। अब कण भी कई कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इनका नाम अलग अलग है। यहाँ के कण न्यूट्रल होंगे तो न्यूट्रोफिल, इसके कण एसिडिक होंगे तो एसिडोफिल, इसके कण बेसिक होंगे तो बेसोफिल। क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए, तो मिथाइलिन ब्लू से नीले रंग का कोश का द्रव्य होगा इसका। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका केंद्रक कैसा होता है। इसका केंद्रक होता है एस आकृति का। कैसी आकृति का, बोलो, एस आकृति का। तो मैं इसका केंद्रक आपको ड्रॉ करूं एस आकृति का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वास्तव में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये ऐसी आकृति का इसका क्या होता है, बोलिए, केंद्रक होता है ऐसी आकृति का। एस आकृति का केंद्रक किसकी पहचान है, बोलिए, बेसोफिल की। किसकी, बेसोफिल की। बेसोफिल में स आ रहा है, स मीन्स एस। थोड़ी सी ऐसी ट्रिक बना लेंगे आप। तो बेसोफिल का जो केंद्रक है वो कैसा होता है, एस आकृति का होता है। अब मुझे एक बात आप बताओ, यदि मैं इन 3 डायग्राम को आपके लिए दे दूं तो आप इनको आइडेंटिफाई करके इनका नामकरण नहीं कर सकते क्या, बोलिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ये दिखा आपको कि भाई इसमें तो 2 से अधिक पिंड हैं, तो आप बोलेंगे ये न्यूट्रोफिल है। इसमें 2 पिंड है केंद्रक के, आप बोलेंगे ये इयोसिनोफिल है। और इसमें एस आकृति का केंद्रक है तो आप बोलेंगे ये कौन है, बेसोफिल है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। चलिए, अब इनके काम की हम बात कर लेते हैं, कामों की। ध्यान से सुनना, जो बेसोफिल WBC है ना, बेसोफिल WBC, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ का सीक्रेशन करती है, जिसका नाम है हिस्टामिन। क्या नाम है, बोलिए, हिस्टामिन। अच्छा, हिस्टामिन जो पदार्थ है ना, हिस्टामिन एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। एलर्जी, आप जानते हैं एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो जाती है ना कई बार हमें। जैसे एलर्जी आपको ना किसी भी चीज़ से हो सकती है। जैसे आपको ठंड से एलर्जी हो गई, आपको गर्म से एलर्जी हो गई, आपको दूध से एलर्जी हो गई, आपको अनाज से एलर्जी हो गई,
किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। पानी से एलर्जी हो जाती है किसी ना किसी व्यक्ति को। तो देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, आपकी बॉडी में जो एलर्जी उत्पन्न करवाता है ना, एलर्जी उत्पन्न, वो उत्पन्न करवाता है हिस्टामिन नाम का पदार्थ। कौन सा पदार्थ बोलिए? हिस्टामिन। समझो आप मेरी बात को, बेसोफिल सीक्रेट करती है हिस्टामिन को, और हिस्टामिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी में एलर्जी उत्पन्न करता है। अब एलर्जी तो आप सभी जानते हैं ना, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो एलर्जी उत्पन्न करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? बेसोफिल। अब भाई यदि बेसोफिल एलर्जन कारक उत्पन्न करता रहेगा तो हमारे शरीर में तो एलर्जी बनी रहेगी, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए। समझ रहे आप मेरी बात को? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए ना एसिडोफिल को कि इसमें क्या गुण होता है। इसमें होता है एंटी हिस्टामिनिक गुण। क्या होता है इसमें? एंटी हिस्टामिनिक गुण। याद है ना, एंटी माने क्या बताया, कितनी बार बताया मैंने आपको? एंटी मीन्स होता है दुश्मन, उसके अगेंस्ट काम करने वाला, और किसके? हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करने वाला, ठीक है। तो बेसोफिल तो आपकी बॉडी में उस पदार्थ का प्रोडक्शन करती है जो आपके लिए एलर्जी उत्पन्न करेगा, लेकिन उसके प्रभाव को रोकने के लिए कौन सी WBC जिम्मेदार है? एसिडोफिल WBC जिम्मेदार है। बोलिए है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामिनिक गुण होता है, अर्थात मैं इसको प्रति एलर्जक भी कह सकता हूं। एलर्जी के विरुद्ध कार्य करती है कौन सी WBC? इओसिनोफिल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम के लिए कि एलर्जी कारकों के विरुद्ध काम करती है कौन सी WBC? एसिडोफिल WBC। मतलब ये हमारे शरीर में एलर्जी को रोकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, एंटी हिस्टामिनिक गुण। अब आपको याद हो जाएगा कि इसका नाम एंटी हिस्टामिनिक गुण क्यों है, क्योंकि ये हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है। और हिस्टामिन का स्रावण कौन करती है? बेसोफिल। क्या है हिस्टामिन? ऐसा पदार्थ है जो हमारे अंदर क्या क्या एलर्जी उत्पन्न करता है। अब देखो प्रभाव कैसे समाप्त करेगी, सुनिए। अरे मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक क्षारीय अभिरंजक है, क्षारीय पदार्थ है हिस्टामिन। क्षारीय है भाई, क्योंकि बेसोफिल के अंदर है। तो भाई इस क्षारीय को एसिड वाली खत्म कर सकती है, नहीं कर सकती? बोलिए। अरे ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, तो क्षारीय के प्रभाव को अम्लीय प्रभाव नष्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी और इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसोफिल तो हिस्टामिन का स्रावण करती है और हिस्टामिन हमारी बॉडी में एलर्जी उत्पन्न करता है ना। तो इसके अगेंस्ट कौन काम करती है भाई? इओसिनोफिल या एसिडोफिल, क्योंकि वो एक प्रकार की अम्लीय होती है, तो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है। तो ये कार्य दोनों का क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, यूनिक कार्य है। चलिए अब हेपेरिन तो आप जानते ही हैं। हेपेरिन तो वो पदार्थ है जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हेपेरिन है। अब ये सीरोटोनिन है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इतना याद रखिए, सीरोटोनिन ऐसा पदार्थ है जो हमारी ब्लड वेसल्स को आवश्यकता पड़ने पर संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है। जो हमारी रक्त वाहिका होती है ना, उनको सिकोड़ने का कार्य करता है सीरोटोनिन, और हमारी जो शोथकारी क्रियाएं सूजन वाली वगैरह, उनमें यह मदद करता है, ठीक है। तो ये कार्य भाई बेसोफिल का। तो ये आपकी कंप्लीट है WBC की वो कोशिका जिनके कोशिका द्रव्यम होते हैं कण, पार्टिकल्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोल, तीनों डायग्राम क्लियर है? अभी डायग्राम नहीं बनाने आपको, मैं बताऊंगा तब आपको बनाने। पहले तो एक बात मुझे बताओ, ये तीनों प्रकार की WBC क्लियर है ना? आपको याद तो करनी पड़ेंगे भाई। अच्छा, ये तीनों वो WBC हैं जिनके कोशिका द्रव्य में क्या होगा? कण होगा, इसलिए तो इनको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, कणयुक्त। तो तीनों में अलग अलग प्रकार के कण है ना। न्यूट्रोफिल में कैसे कण? उदासीन प्रकृति के। इओसिनोफिल में कैसे? अम्लीय प्रकृति के। और बेसोफिल में कैसे? क्षारीय प्रकृति के। एसिडोफिल में कैसे रंग के कण हैं? गुलाबी रंग के। बेसोफिल में कैसे? नीले रंग के। कारण एसिडोफिल के गुलाबी कण होते हैं इओसिन की वजह से, और बेसोफिल के नीले कण होते हैं मिथाइलिन ब्लू की वजह से। क्लियर? इसका केंद्रक कैसा होता है? 2 से 5 पिंडों का,
इसका केंद्रक केवल 2 पिंडों का और इसका केंद्रक होता है एस आकृति का। तो आप इस डायग्राम में प्रत्येक पॉइंट को क्लियर भी कर पा रहे हैं। इसका कार्य क्या है बोलिए, जीवाणु को नष्ट करना। इयोसिनोफिल का काम क्या है, एलर्जी के प्रभाव को कम करना। और बेसोफिल का काम क्या है, एलर्जी को उत्पन्न करने वाले कारक का निर्माण करना, हेपेरिन का स्रावण करना व सीरोटोनिन का निर्माण करना। तो ये सिंपल से और वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई। तो ये पार्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना है भाई, एक एक पॉइंट को, बिल्कुल कोई भी पॉइंट मैं खुद नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। जितना एक्स्ट्रा हो सकता है उतना मैं आपको लिए करा रहा हूँ, ठीक है। और जो आपके काम का है, और नहीं ऐसे तो अथाह भंडार है हर चीज़ का, कितना भी लिखा दो वो ही कम है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब आप हेडिंग लगाइए कणिका रहित WBC। ये तो कणिका युक्त हो गई। अब कणिका रहित जिसको आप एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, लगाइए हेडिंग फटाफट दूसरी, एग्रेनुलोसाइट या कणिका रहित। लिखिए, ये 2 प्रकार की होती हैं, फटाफट लिखो। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर ए, मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट में लिखो, इसका केंद्रक वृक्काकार होता है। अंडरलाइन करना, वृक्काकार होता है। ये ऊतक या कोशिका के अंदर प्रवेश कर बड़े आकार की हो जाती है, अतः इसे बृहत बक्षकाणु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैक्रोफेज, बृहत बक्षकाणु कहते हैं, बृहत बक्षकाणु कहते हैं। तो मोनोसाइट इसका केंद्रक होता है, सैम की आकृति या वृक्काकार होता है, और ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो बड़े आकार की हो जाती है, अतः से हम बृहत बक्षकाणु कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट बृहत बक्षकाणु को, इंपॉर्टेंट है, इतना ही लिखना है आपको ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। बी है लिम्फोसाइट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लसीकाणु, लसीकाणु लिम्फोसाइट। अरे परसेंटेज आप लिखना चाहें ना तो परसेंटेज भी लिख लेना, 20 से 25% है ये तो, और ये होती है 2 से 8%, ठीक है। मोनोसाइट तो है 20 से 25% और लिम्फोसाइट है 2 से 8%। तो लिम्फोसाइट लिख लिया, लसीकाणु लिखिए। इसका केंद्रक अंडाकार होता है, इसका केंद्रक अंडाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कार्य शरीर में
प्रतिरक्षा तंत्र बनाना है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाना है। मैं इसको केंद्रक के लेवल पर यदि ड्रॉ करूं तो यह आपकी जो मोनोसाइट है ना, इसका केंद्रक कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे, ठीक है, वृक्क जैसी आकृति का। और इसकी मैं बात करूं लिम्फोसाइट की, तो इसका जो केंद्रक है वो राउंड शेप में होता है, अंडाकार होता है। चलिए लिख लिया, नोट कर लो फटाफट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट लिख लिया आपने। मोनोसाइट, अरे ओहो छोराओ, बता नहीं सकते आप। मोनोसाइट 2 से 8 है, 20 से 25 कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत कम होता है। लिम्फोसाइट होगा 20 से 25 तो, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना भाई। ये क्या कर दिया मैंने, जो मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट वो तो आता है 2 से 8% में, ठीक है, और जो लिम्फोसाइट है वो होता है 20 से 25%। इसकी मात्रा ज़्यादा होगी लिम्फोसाइट की, है ना, क्योंकि ये लसिकाणु है ना, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाएंगे, तो इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। कर लीजिए नोट फटाफट। करेक्शन कर लिया, मोनोसाइट 2 से 8% और लिम्फोसाइट 20 से 25%। हालांकि आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी जैसे आपको न्यूट्रोफिल का तो याद ही रखना है, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है 60 से 65, और कणका रहित में सबसे ज़्यादा होगी लिम्फोसाइट 20 से 25% में, ठीक है। चलिए अब सुन लेते हैं एक बार, जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट जिसको आप एक केंद्रकाणु भी कह सकते हैं ना, एक केंद्रकाणु, मोनो माने एक, साइट माने केंद्रकाणु या कोष का ना, एक केंद्रकाणु का भी इसका नाम है। चलिए, तो मोनोसाइट का जो केंद्रक है वो होता है सेम जैसी आकृति का, सेम की फली, सेम का बीज होता है ना, तो हमारी जो वृक्क होती है ना, वृक्क, किडनी, उनकी आकृति सेम के बीज जैसी हमने पढ़ी थी। तो या तो आप यूँ बोलना सेम की बीज जैसी आकृति का केंद्रक, या वृक्काकार केंद्रक होता है हमारी किसमें, मोनोसाइट में। किसमें, मोनोसाइट में। अच्छा, इसका मोनोसाइट का काम क्या होता है कि मोनोसाइट हमारी यदि किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है ना। देखिए, जनरल WBC का जो आकार है 10 से 12 μm होता है, लेकिन ये मोनोसाइट ये 80 से 100 μm तक बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी आकृति की WBC कौन है, मोनोसाइट है ना। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जीवाणु को नष्ट करना। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बृहत बक्षकाणु कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत माने इसका आकार बड़ा है, और किस प्रकार की कोशिका है, बक्षकाणु प्रकार की कोशिका। अब बक्षकाणु तो आप जानते ही हैं, जो किसी भी जीवाणु को मारकर नष्ट कर दे, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज कोशिका है जिसको आप बृहत बक्षकाणु कहते हैं। क्यों कह रहे हैं आप इसको बृहत बक्षकाणु मोनोसाइट को, क्योंकि एक तो ये अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेती है, और बक्षकाणु प्रकार की कोशिका है। तो इतना आपको पढ़ना है मोनोसाइट में, केंद्रक देखना और इसका कार्य देखना, और इसका नाम है मैक्रोफेज। चलिए अब नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का नाम होता है हिंदी में लसिकाणु। क्या नाम होता है, लसिकाणु। तो ये लिम्फोसाइट का जो केंद्रक है वो होता है ओवल शेप, यानी कि अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है बी लसिकाणु और एक होती है टी लसिकाणु, है ना। बी और टी के बारे में हम 12th क्लास में डिटेल से अध्ययन करेंगे, है ना, डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु ही ऐसी लिम्फोसाइट हैं जो हमारे शरीर में टोटल प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मैंने पहले भी कहा था ना कि ओवरऑल आपकी WBC कैसी कोशिका है, प्रतिरक्षी। क्यों है, क्योंकि जो आपके लिम्फोसाइट कोशिका ना WBC का, ये आपकी बॉडी में क्या बनाता है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, ठीक है। तो बी लसिकाणु और टी लसिकाणु ही हमारी बॉडी में
प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस प्रतिरक्षा तंत्र में और कौन सी WBC की कोशिका मदद करेंगी, एक तो मोनोसाइट करेगी और एक न्यूट्रोफिल करेगी, क्योंकि दोनों का ही काम क्या है, बक्षकाणु, मतलब दोनों ही कोशिका बक्षकाणु प्रकार की हैं, अर्थात जीवाणु को मारकर नष्ट करती हैं। ठीक है भाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट है WBC। अब ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब आप इनके डायग्राम, पांचों के डायग्राम ऐसे बिल्कुल क्रम से बनाएंगे, है ना, क्रम से। इसका नाम न्यूट्रोफिल, इसका नाम एसिडोफिल, इसका नाम बेसोफिल, इसका नाम मोनोसाइट और इसका नाम लिम्फोसाइट। तो पांचों की डायग्राम बना लेना और उनके नाम लिखना, और आप पहचानना सीख जाएंगे ना, तो यही क्वेश्चन नीट में से पूछा जाएगा आपसे। डायग्राम दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या नाम है। तो आपको केंद्रक की आकृति पहचान के इनका नाम करना है। ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी कल हम अपनी प्लेटलेट्स और रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रुधिर का थक्का कैसे जमता है। ठीक है। चलिए, तो इनको आप रिवाइज जरूर कर लेना भाई, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा।